नमस्कार, स्वागत है आपका सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में, जहां पर हम लेकर आते हैं आपके लिए दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। किसानों ने फिर दिखाई ताकत, टिकैत बोले सफल रहा भारत बंद। जातीय जनगणना पर केंद्र को घेरने की तैयारी, नीतीश बुलाएंगे सर्वदलीय बैठक। बीजेपी नेता दिलीप घोष के साथ धक्का मुक्की, सुरक्षा कर्मियों को निकालने पड़े हथियार। योगी ने 25 रुपए क्विंटल बढ़ाया गन्ना का मूल्य, टिकैत बोले किसानों के साथ मजाक। और चीन ने एलएसी पर बनाए सैनिकों के लिए घर, नाइट ड्रिल की, फिर बढ़ेगा तनाव। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से, और वो खबर जुड़ी हुई है भारत बंद से। ये भारत बंद किसान जो संयुक्त किसान मोर्चा है उन्होंने बुलाया था, और एक सफल बंद बताया जा रहा है कि ये रहा। सारे जितने भी किसान यूनियंस हैं उन्होंने हाईवेज को ब्लॉक किया, जो ट्रैफिक जो रेल पर था यानी कि जो रेलवे ट्रैक्स थे उन पर जाम लगाए गए। 25 ट्रेनें रेलवे के मुताबिक अफेक्ट हुई हैं जिनकी आवाजाही पर असर पड़ा है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो दिल्ली और गुड़गांव का जो हाईवे था वो पूरी तरीके से जाम पड़ा था। वहाँ के लोग एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा पाए। बहादुरगढ़ ऐसी जगह में एक हरे रंग का कारपेट रेल ट्रैक पर बिछा दिया गया था, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर ट्रेन्स नहीं चल पाई। और अब आपको साथ में ये भी बता दें कि पंजाब और हरियाणा में इस बंद का असर काफ़ी दिखा। पंजाब में 350 जगह पर विरोध प्रदर्शन चल रहे थे। उसी तरीके से हरियाणा में 25 जगह पर हाईवे को जाम किया गया था। और ज़्यादातर जो आवाजाही है, चाहे वो मोटर वाहन की हो या ट्रेन्स की हो, उस पर काफ़ी फर्क पड़ा है। और जैसा मैंने कि आपको बताया कि राकेश टिकैत आज बढ़ चढ़ कर बोल रहे थे। उन्होंने भी शाम को भी ये बात कही कि जो भारत बंद था इसका एक सफल असर दिखा है, काफ़ी सफल रहा भारत बंद। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो 3 कृषि कानून हैं उनको हटाने के लिए ये जो भारत बंद बुलाया गया था पिछले साल आज के ही दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी मंजूरी दी थी, जो एक असेंट दिया जाता है तीनों कृषि कानून को। तो उसमें आज जब 1 साल हुआ है तो किसानों ने एक बार फिर से इसको लेकर शोर मचाया है। और लगातार ये किसान इस बात का एहसास सरकार को कराते जा रहे हैं कि ये जो तीनों कृषि कानून को वापस करने का मुद्दा है, किसान किसी भी मूड में नहीं है कि अभी वो पीछे हटे। लेकिन ये जो सरकार है इसके कान के ऊपर जू भी नहीं रेंग रही है। कि सरकार का यहाँ पर एटीट्यूड समझना जरूरी है। सरकार ये कहती है कि वो किसानों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन जगह नहीं बताती, समय नहीं बताती कि वो कब बातचीत करेगी। और दूसरा जो मुद्दा है कि बिना शर्त की बातचीत के मायने क्या है, किसान इस चीज को कैसे अपनाएंगे। यानी कि बातचीत का दरवाजा, एक तरफ सरकार ये कहती है कि नहीं हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बातचीत करने का रास्ता कैसे खुलेगा, दरवाजा कैसे खुलेगा, उसको लेकर सरकार कुछ भी नहीं बोलती। यानी कि सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये किसान चिल्लाते रहें, विरोध करते रहें। सरकार की स्ट्रैटेजी ये है कि वो उसको ब्रेजन आउट करेंगे, यानी कि देख लेंगे जो भी होगा। लेकिन ये जो किसान है ये बिल्कुल भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। आज राकेश टिकैत ने कई टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दिया, और खासकर एनडीटीवी पर जो मैंने इंटरव्यू देखा था उसमें उन्होंने ये कहा कि 10 साल भी लग जाए लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और राकेश टिकैत ने यही कहा कि अगर हम बातचीत के लिए जाते भी हैं तो सरकार ये तो बताए कि हमें कहाँ आना है बातचीत करने के लिए, समय बताए। यानी कि किसान अड़े हुए हैं कि वो पीछे नहीं हटेंगे, और सरकार इस बात पर अड़ी हुई है कि वो कोई बातचीत का दरवाजा नहीं खोलेगी। तो ये जो अड़ियल रवैया है दोनों का, चाहे वो किसानों का हो या फिर सरकार का हो, ये किससे महंगा पड़ेगा, किसानों को या फिर सरकार को? सरकार को महंगा पड़ने की ज्यादा गुंजाइश नजर आ रही है, क्योंकि अभी 5 राज्यों में चुनाव है। और खासकर जब हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है जहां पर किसानों की भारी मौजूदगी है। उत्तराखंड में भी चुनाव है, वहां पे भी काफी खेती किसानी होती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि किसानों की जिद बीजेपी को महंगी पड़ जाए। लेकिन बीजेपी का ये अड़ियल रवैया क्यों नहीं बदलना चाहती है, ये बीजेपी ही बताए। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ।
हमारी दूसरी खबर जातिगत मतगणना यानी कि कास्ट बेस्ड सेंसस को लेकर है। अभी आपने देखा था कि हाल में सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया केंद्र सरकार ने और उन्होंने कहा कि कास्ट बेस्ड सेंसस नीतिगत फैसले के तहत पॉसिबल नहीं है, यानी कि उसकी गुंजाइश है ही नहीं, प्रैक्टिकली फीजिबल नहीं है और वेरीफाई करना अलग अलग ओबीसी कास्ट को वो भी पॉसिबल नहीं है। यानी कि सरकार ने ये कह दिया कि कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं होगा। इसके बाद विपक्षी पार्टीज एकजुट हुई। तेजस्वी यादव ने 33 दलों को पत्र लिखा और कहा कि देखिए अब समय आ गया है कि हम एकजुट हो जाएं। और ये कब हुआ? अभी पहले नीतीश कुमार एक डेलीगेशन लेके गए थे, करीब 10 पार्टीज का। उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। फिर 11 पार्टियों का डेलीगेशन अमित शाह से मिलने गया और अब नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि अब क्योंकि सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है कि वो जातिगत मतगणना नहीं कराएगी, इसलिए अब एक सर्वदलीय बैठक यानी कि ऑल पार्टी मीटिंग को बुलाया जाएगा। अब उस ऑल पार्टी मीटिंग में ये सारी जो पार्टीज हैं ये क्या एकजुट होती हैं? लेकिन नीतीश कुमार का रुख यहां पर इसलिए जरूरी है जानना क्योंकि जेडीयू बीजेपी का सहयोगी दल है बिहार में। तो क्या नीतीश कुमार पार्टी से अलग होने की कोशिश कर रहे हैं? नीतीश कुमार का क्या गेम प्लान है? नीतीश कुमार का जो रुख है, जो आज ये बात को लेकर वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की मीटिंग अटेंड करने आए थे और दिल्ली में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में ये बात कही कि नीतिगत फैसला है ये और जातिगत मतगणना को लेकर अब समय आ गया है कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। तो ऑल पार्टी मीटिंग के क्या मायने हैं? बीजेपी को नीतीश कुमार क्या संदेश दे रहे हैं कि देखिए आप सारी विपक्षी पार्टीज की बात सुन लीजिए और जो हमारी डिमांड है जातिगत मतगणना की उसे आप करा डालिए। यानी कि जेडीयू एक तरीके से प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के ऊपर। लेकिन ये प्रेशर कितना कारगर साबित होता है? और जिस तरीके से हेमंत सोरेन भी अमित शाह से मिले थे 11 पार्टी के डेलीगेशन को लेकर और उन्होंने भी यही बात कही थी कि जातिगत मतगणना करानी चाहिए। लालू प्रसाद ने भी बोला था, आरजेडी के जो चीफ हैं, कि आप कुत्ता बिल्ली गाय भैंस पशु पौधे सबकी आप मतगणना करा लेंगे, लेकिन अति पिछड़ा वर्ग और जो ओबीसी वर्ग है आप उसकी मतगणना क्यों नहीं करा रहे? और साथ में जो बातें आ रही थी कि अगर आप ये चीज कराएंगे जातिगत मतगणना तो आपकी जो वेलफेयर पॉलिसीज हैं उसमें काम आएगा, जो आप नीतियां बना रहे हैं उसमें आपको अंदाजा मिलेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि बीजेपी इतना क्यों डरती है जातिगत मतगणना से? कई एक्सपर्ट्स ने इस बात को कहा है कि अगर जातिगत मतगणना होती है तो जो हिंदूज का वोट्स है वो डिवाइड हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि अलग अलग जातियां फिर अपने वोट बैंक को देखेंगी, तो हिंदू का जो वोट है, हिंदू वोट है, वो विभाजित ना हो। इसी चलते बीजेपी कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं कराना चाहती है। और दूसरा जो एक पॉलिटिकल मूव इसमें देखा जा रहा है कि अगर इसमें विपक्षी एकजुटता नजर आती है तो ये देखना होगा कि विपक्षी दल इसको लेकर कितना एकजुट हो पाते हैं और आगे का उनका गेम प्लान क्या होता है। क्या वो बीजेपी पर प्रेशर बना पाएंगे या फिर बीजेपी कोई एक ऑल्टरनेटिव नैरेटिव इसको लेकर आएगी? और अगर ऐसा होता है तो फिर हम कमंडल वर्सेस कमल की राजनीति एक बार फिर जिंदा होते हुए देखेंगे। लेकिन क्या बीजेपी इस चीज को अफोर्ड कर सकती है? क्योंकि बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति अगर करती है और अगर जातिगत मतगणना को लेकर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नैरेटिव विपक्षी दल बना लेते हैं तो हो सकता है कि बीजेपी इस पर बैकफुट पर आ जाए। और अगर बैकफुट पर आ गई और जातिगत मतगणना को लेकर एक हाई पिच्ड कैंपेन बन जाता है तो हो सकता है कि बीजेपी इसे कराने पर मजबूर हो जाए, हो सकता है अपने डिसीजन को बदल ले। लेकिन फिलहाल जो बीजेपी का सबसे बड़ा डर है कि हिंदुओं का वोट बदल जाएगा, कमल की राजनीति नहीं बल्कि कमंडल की राजनीति एक बार फिर से नजर आएगी, जिसका फायदा रीजनल पार्टीज को हो सकता है। तो शायद यही डर है बीजेपी को। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। हमारी अगली खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां पर 30 सितंबर को भवानीपुर में उपचुनाव होने हैं, जहां से ममता बनर्जी के लड़ने की बात है और ममता बनर्जी के अगेंस्ट जो बीजेपी की कैंडिडेट हैं प्रियंका टिब्रेवाल, उनको लड़ना है। तो आज क्योंकि कैंपेनिंग का लास्ट डे था, सारे बीजेपी के दिग्गज नेता वहां पे पहुंचे हुए थे। दिलीप घोष भी आज भवानीपुर में नजर आए, लेकिन क्या हुआ, दिलीप घोष के साथ धक्का मुक्की हुई, उन्हें धक्का दिया गया और यहां तक कि उनके सिक्योरिटी गार्ड्स को रिवॉल्वर दिखाकर वहां पर लोगों को डराना पड़ा। यानी कि एक बार फिर से
ये साबित हो रहा है कि भवानीपुर का जो चुनाव है वो भी हिंसात्मक घटनाओं के बीच ऐसा लग रहा है कि होगा, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं उसमें ये बताया गया है जो बीजेपी के जो मौजूदा अध्यक्ष हैं पश्चिम बंगाल के सुकांता मजूमदार, उन्होंने ये कहा है कि देखिए दिलीप घोष के साथ धक्का मुक्की हुई और टीएमसी के जो समर्थक थे वो आए, उन्होंने धक्का मुक्की की और बीजेपी के जो समर्थक थे उसमें वो घायल हुए। उसके बाद थोड़ी सी झड़प हुई और जिसमें कि दोनों जो राइवल ग्रुप्स थे टीएमसी और बीजेपी के वो आपस में लड़ गए। अब दिलीप घोष ने इसको लेकर ट्वीट किया है कि अगर एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक पॉलिटिशियन के साथ अगर इस तरीके का व्यवहार होता है तो एक आम आदमी कितना महफूज है ममता बनर्जी के राज में। और इस तमाम तरीके की बातें आई हैं। एक भाव नारायण सिंह हैं जो कि बीजेपी के समर्थक थे, दिलीप घोष के साथ वो जा रहे थे भवानीपुर में और उनको भी मारा पीटा गया। और उसके बाद दिलीप घोष ने कहा है कि लोकतंत्र कहाँ है पश्चिम बंगाल में। और उसके साथ साथ बीजेपी के जो एमपी हैं अर्जुन सिंह, तो उनको भी विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा टीएमसी के समर्थकों के आगे। यानी कि एक कड़ी स्पर्धा दिख रही है टीएमसी वर्सेस बीजेपी में भवानीपुर में। भले ही एक पहले से लोग ये इस बात को लेकर कह रहे हैं कि ममता बनर्जी वहां से आराम से जीत जाएंगी, लेकिन बीजेपी अभी भी एक संदेश दे रही है टीएमसी को कि हिंसा की राजनीति दोनों पार्टीज कर रही हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे बीजेपी हो या टीएमसी हो, दोनों हिंसा की राजनीति कर रहे हैं और लेवल प्लेइंग फील्ड दोनों के लिए नहीं है। और कोई भी पार्टी ये नहीं कह सकती कि वो आराम से चुनाव जीत जाएंगे। तो क्या सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल का चुनाव ममता बनर्जी ने जीता था, बीजेपी उसमें पूरी तरह से घायल हो गई थी, उसे उम्मीदें बहुत थी, तो क्या भवानीपुर का जो उपचुनाव है वो राज्यों के चुनाव का बदला है? एक तरीके से अपने मन की भड़ास बीजेपी यहां पर निकालना चाह रही है और एक बार फिर लोगों को यह बताना चाह रही है कि देखिए टीएमसी सिर्फ मारपीट की राजनीति करती है, हिंसा की राजनीति करती है और उपचुनाव के बहाने बीजेपी के जो समर्थक हैं, लीडर्स हैं, वो लोगों को ये बता रहे हैं कि देखिए ममता बनर्जी के राज्य में न लोकतंत्र है और ना ही लेवल प्लेइंग फील्ड बाकी पार्टीज को मिलता है। तो बीजेपी एक विक्टिम कार्ड खेल रही है इस उपचुनाव में और अपना बदला भी साथ में निकाल रही है जो राज्यों के चुनाव हुए थे और उसमें किस तरीके से ममता बनर्जी जीत गई थी। तो दोनों तरीके से संदेश दिया जा रहा है, एक तरीके से जो एक बदले की भावना है और एक जो सारी खटास है राज्यों के चुनाव की वो बीजेपी यहां पर भवानीपुर में निकालना चाहती है। और दूसरी बात यह है कि अभी भी जो एक खिड़की हमें खुली हुई दिख रही है कि बीजेपी और टीएमसी की जो पूरी राह है अगले 5 साल की या 2024 तक के चुनाव की आप कह लें, तो वो बहुत ही हाई लेवल कंपटीशन की है और टीएमसी को बिल्कुल भी बीजेपी को कम नहीं आंकना चाहिए। बीजेपी उन लोगों में से है जो एक घायल शेर होता है, जैसे ही उसकी चोट ठीक हो जाती है वो अपना बदला जरूर लेता है। यानी कि टीएमसी के लिए लगातार चुनौती खड़ी करने के मूड में है बीजेपी। अभी भले ही भवानीपुर का उपचुनाव हो, लेकिन बीजेपी हर चुनाव को सीरियसली लेती है और बीजेपी का जो एक गुरिल्ला स्टाइल ऑफ टैक्टिक्स है वो देखने को एक बार फिर से मिलता है। अब देखना यह होगा कि 30 सितंबर को जब वोटिंग होती है और उसके बाद जब नतीजे आते हैं तो क्या होता है, क्योंकि ममता बनर्जी की जीत एक बड़ा टेस्ट केस भी होगा। कुछ समर्थक टीएमसी और बीजेपी के ये भी कह रहे थे कि जो टीएमसी के समर्थक हैं उन्होंने जय बांग्ला के नारे लगाए, बीजेपी के जो लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। तो जय बांग्ला वर्सेस जय श्री राम ये भी एक बहुत बड़ी एक आप कह लीजिए एक संकेत है कि किस तरीके का चुनाव कैंपेन वहां पर खेला जा रहा है। बिल्कुल एक तरीके का रेप्लिकेशन है जो हमने राज्यों के चुनाव में, असेंबली चुनाव के समय में हमने देखा था, जय बांग्ला जय श्री राम। तो क्या हिंदुत्व की राजनीति वहां पर इस उपचुनाव में भी देखी जा रही है? ये सारे बड़े सवाल हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना टीएमसी चाहता है और ना बीजेपी, दोनों एक दूसरे को डोमिनेट करना चाहते हैं। किस चीज से? हिंसा की राजनीति से, क्योंकि हिंसा से बनता है डर। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर लोग डर जाएंगे तो 30 सितंबर को घर के बाहर निकलकर वोट डालने कौन आएगा? इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार के एक फैसले की। चुनाव आ गया है तो अब योगी जी को किसान याद आ रहे हैं। आज उन्होंने 25 रुपए प्रति क्विंटल जो खरीद है किसानों से गन्ने की, उसको बढ़ाया है
और ये फैसला उन्होंने कल लिया था, ठीक भारत बंद के एक दिन पहले। अब आपको बता दें कि गन्ने की 3 वेराइटीज होती हैं। एक अर्ली वैरायटी होती है, दूसरी ऑर्डिनरी वैरायटी होती है और तीसरी रिजेक्टेड वैरायटी होती है। और ये तीनों वैरायटीज में जो खरीद की जो मूल्य है वो योगी सरकार ने बढ़ाया है। अब जो अर्ली वैरायटी है वो 97% जो गन्ना है उसको कंप्राइज करती है, उसका जो मूल्य बढ़ाया है वो 325 से उसको 350 कर दिया गया है। ऑर्डिनरी जो वैरायटी है उसका जो दाम है वो बढ़ाया गया है 315 से उसको 340 कर दिया गया है। और जो रिजेक्टेड वैरायटी है उसका दाम 305 से लेकर 330 कर दिया गया है। और योगी आदित्यनाथ इस बात को चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि इस जो मूल्य को बढ़ाया गया है उससे 8% इनकम में इजाफा होगा, यानी कि जो आमदनी है किसानों की उसमें 8% का इजाफा होगा। और जो करीब 45 लाख किसान हैं उनकी शायद जिंदगियां बदल जाएंगी, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। इस बात को लेकर योगी आदित्यनाथ चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि गन्ने की इस मूल्य को बढ़ाने के लिए योगी आदित्यनाथ अभी क्यों जगे? क्या पिछले 4.5 साल से उन्हें ये नहीं दिख रहा था कि जो गन्ना का किसान है वो किस तरीके से जद्दोजहद कर रहा है? उन्होंने ये देख लिया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो गन्ना बेल्ट है यूपी की, और वैसे तो यूपी सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है शुगर केन का, लेकिन जो गन्ना का जो रीजन है वहां पर गन्ने की मूल्यों को लेकर बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट था, किसान बहुत ज्यादा नाराज चल रहे थे। तो योगी जी को लगा कि किसान मूवमेंट चल रहा है, किसानों का आंदोलन चल रहा है, वैसे ही सरकार नहीं मान रही है, तो कम से कम हम गन्ना के जो किसान हैं उनको हम खुश कर दें। तो उन्होंने खुश करने के लिए मूल्यों को बढ़ाया है। लेकिन राकेश टिकैत जो बड़े किसान नेता हैं उन्होंने कहा है कि ये किसानों के साथ एक भद्दा मजाक किया है और इन किसानों के लिए इन बढ़ी हुई मूल्यों का कोई मतलब नहीं है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी तमाम लिखा जा रहा है और कि किस तरीके से योगी सरकार के जो लोग हैं वो लिख रहे हैं कि देखिए किसानों की हम जिंदगी बदल देंगे, उनकी आमदनी बढ़ गई है, उनकी लाइफ चेंज हो जाएंगी। और दूसरी तरफ जो एक दूसरा जो नैरेटिव है कि ये किसानों के लिए भद्दा मजाक है। वैसे भी बीजेपी की सरकार ये कहती है कि देखिए हमने किसानों को ये दान में दे दिया, हमने सम्मान निधि उनको दे दी, समय समय पर जो घोषणा करती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में किसानों को कितना बेनिफिट होगा, किसानों के लिए जो कानून लाए गए हैं वो उनके लिए कितने लाभदायक होंगे, ये जो लॉन्ग टर्म चीजें हैं इस पर सरकार नहीं कुछ बोल रही है, बिल्कुल चुप्पी उसने साध ली है। लेकिन समय समय पर छोटी छोटी ये घोषणाएं करके बीजेपी और योगी सरकार दोनों को लग रहा है कि किसान शायद उनकी तरफ खिंचे चले आएंगे, लेकिन जो किसानों का मूड है वो ऐसा नहीं बता रहा है। ये जो किसान हैं अब इन घोषणाओं से ऐसा लगता है कि वो खुश नहीं होंगे, भले ही आप ये मूल्यों की वृद्धि कर दें या फिर कुछ ना कुछ आप अनाउंसमेंट कर दें। ये जो किसान है ये कह रहे हैं कि भले ही मुझे लंबी लड़ाई लड़नी पड़े लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। तो अब शायद वो वक्त अब खत्म हो चुका है जब आप घोषणाएं करके किसानों को खुश कर देंगे। और अगर यही टेम्परामेंट किसानों ने बना रखा और यूपी का चुनाव कुछ ही महीने दूर है, तो भले ही आप गन्ना मूल्यों में वृद्धि कर दें लेकिन जो गन्ना किसान है वो अभी भी आपसे नाराज है, क्योंकि उसे लगता है कि एक जो बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया है वो किसानों का भविष्य चौपट कर देगा। और यही वजह है कि शायद ये जो मूड है किसानों का ये योगी जी को बहुत महंगा पड़े और योगी जी को बाद में हो सकता है कि पछताना पड़े। अब बीजेपी का आलम यह है कि जो वरुण गांधी हैं बीजेपी सांसद, वो लगातार योगी जी को पत्र लिख रहे हैं कि जो गन्ना किसान हैं उनका दर्द बहुत ज़्यादा है। और उन्होंने आज भी इस बात को लिखा है कि वो आभार व्यक्त करते हैं कि योगी जी ने जो गन्ना किसानों के लिए जो मूल्य है उसको बढ़ाकर 350 रुपये कर दिया है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि ये नाकाफ़ी है, उसको बढ़ाकर 400 रुपये प्रति क्विंटल करना चाहिए। और अगर 400 रुपये प्रति क्विंटल नहीं करती तो सरकार की ओर से 50 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस सरकार को देना चाहिए। तो आखिर क्या बात है कि वरुण गांधी को अगर किसानों का दर्द समझ में आ रहा है तो बीजेपी को ये चीज क्यों नहीं दिख रही है? योगी जी ने आखिर इस चीज को लेकर आंखें क्यों बंद कर दी हैं? चाहे वो बिजली का रेट हो, चाहे वो किसानों को जो मूल्य दरें जो दी जा रही हैं उसको लेकर हो, आज बीजेपी
किसानों से इतनी दूर क्यों नजर आ रही है? जो जमीनी दिक्कतें हैं किसानों को लेकर, ऐसा लग रहा है कि उसके लिए बीजेपी के सांसद जो कि वरुण गांधी हैं, बीजेपी जिन्हें बहुत ज्यादा तवज्जो देती हुई नजर नहीं आती है, तो आज वही वरुण गांधी योगी जी को याद दिला रहे हैं कि देखिए अब समय आ चुका है कि आप किसान जो गन्ना किसान हैं उनके लिए आप मूल्यों को बढ़ा दीजिए। तो इस चीज को लेकर पत्र लिखा है। इसके पहले भी वरुण गांधी ने इस चीज को लेकर लिखा था, समय समय पर वो अखबारों में भी इस चीज का लेख लिखते हुए चले आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी अगर अपने ही सांसदों की बात नहीं मान रही है तो फिर किसानों की वो बात कैसे मानेगी? बीजेपी के जो अपने सांसद हैं, वरुण गांधी बार बार इस चीज को याद दिला रहे हैं बीजेपी को, योगी जी को, कि देखिए चुनाव है और अब समय आ गया है कि आप किसानों के साथ न्याय करें। तो अगर वरुण गांधी न्याय कर सकते हैं तो फिर योगी या फिर बीजेपी की सरकार किसानों के साथ न्याय क्यों नहीं कर पा रही है? ये एक बड़ा सवाल है। इस पर आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा, जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की। आपने देखा था कि इस तरह से पिछले साल गलवान वैली में 20 जवान शहीद हो गए थे और उसके बाद से एक लंबा दौर हमारा जो डिप्लोमेटिक टॉक्स का है, मिलिट्री कमांडर्स के बीच की जो बातचीत है वो लगातार चल रही है। कभी वो पीछे हटते हैं, कभी हम पीछे हटते हैं, कभी स्टेटस को की बात की जाती है। तो ये जो बातचीत का दौर है ये लगातार चल रहा है, लेकिन ये बातचीत किसी भी एक लॉजिकल कंक्लूजन पर नहीं पहुंच रही है, क्योंकि कभी ना कभी भारत अपनी बात कहता है और उस पर अड़िग हो जाता है, कभी कभी चाइना अपनी बात कहता है और उस पर अड़िग हो जाता है। लेकिन जो चाइना का अड़ियल रवैया है और जो भारत का अड़ियल रवैया है वो ऐसा लग रहा है कि जो पूर्वी लद्दाख का जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो बॉर्डर है उसकी वजह से वो बहुत तनावपूर्ण है। और अभी 2-3 दिन पहले ही स्टेटस को की बात कही थी कि आप स्टेटस को ऑल्टर करिए। भारत ने कहा कि नहीं, हम स्टेटस को ऑल्टर नहीं करेंगे। उसके बाद अब ये खबरें आ रही हैं कि जो चाइनीज पीपल लिबरेशन आर्मी है यानी कि PLA, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और लगातार वो इस चीज पर कोशिश कर रहा है कि वो वहां पर टेंट्स बनाए, सैनिकों की तैनाती को बढ़ाए। अब ये खबर आ रही है कि TOI में जो एक छपी रिपोर्ट है कि चाइना ने मॉड्यूलर कंटेनर बेस्ड टेंट्स और जो छोटे छोटे घर हैं वो बनाने शुरू कर दिए हैं अपने सैन्य बलों के लिए। और 8 लोकेशंस हैं, एक नहीं बल्कि 8 लोकेशंस पर इस तरीके के टेंट्स बनाए गए हैं। और ये जो कंटेनर बेस्ड जो टेंट्स हैं ये बनाए गए हैं वल्हाब जिलगा में जो काराकोरम पास के पास है, हॉट स्प्रिंग्स एरिया में, चांगला, ताशीगोंग, मौजार और चुरूप, ये कुछ एरियाज हैं, जो कुछ लोकेशंस हैं जहां पर ये बनाया गया है। इसके अलावा खबरें ये भी आ रही हैं कि जो PLA है उसने नाइट एक्सरसाइजेज भी की हैं और 16,000 फीट पर, यानी कि एयर एक्सरसाइजेज, और ये जिंजियांग प्रोविंस में हुई है। और चाइना, जैसा मैंने कहा कि वो चाहता था कि स्टेटस को ऑल्टर हो, भारत ने कहा नहीं। चाइना ने बार बार भारत को दोषी करार किया कि जो गलवान में हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि भारत ने जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके जो ट्रीटीज थी, उसके जो अग्रीमेंट्स थे, उनका उल्लंघन किया। तो सवाल ये उठता है कि अगर चाइना अपने सैनिकों की तैनाती को लगातार बढ़ा रहा है, एयर एक्सरसाइजेस कर रहा है और इस तरीके की तमाम एक्सरसाइजेज हो रही हैं, भारत ने भी अपने सैन्य दलों की तैनाती को बढ़ा दिया है, तो क्या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एक बार फिर से तनाव बढ़ेगा? ये एक बड़ा सवाल है। और अगर तनाव बढ़ेगा तो फिर दूसरा सवाल ये है कि जो 1 साल से जो बातचीत चल रही थी और बार बार हमें ये जताया जा रहा था कि देखिए कोई ना कोई बातचीत के रास्ते से ये चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी, तो इसका मतलब बातचीत का कोई फायदा नहीं हुआ पिछले 1 साल से। और अगर बातचीत का कोई फायदा नहीं हुआ तो क्या भारत की चाइना पॉलिसी यानी कि जो नीति है चाइना को लेकर, क्या उसको लेकर कोई दूरदर्शिता नहीं है, कोई विजन नहीं है, या फिर भारत के पास कोई रोड मैप है ही नहीं कि वो चाइना को कैसे काउंटर कर सके? जब LOC की बात आती है तो हम 56 इंच के सीने की बात करते हैं। जब LAC की बारी आती है, जब चाइना से बातचीत की बात आती है, तो फिर हम ऐसा लगता है कि दुबक गए हैं, डर गए हैं, हमारे पास कोई नीति नहीं है, कोई फैसले नहीं है। इस चीज को लेकर भारत के अंदर भारत की इसको लेकर आलोचना भी हो रही है और बहुत बार ये कहा जा रहा है कि चाइनीज पॉलिसी हमारी ठीक नहीं है। लेकिन अगर ठीक नहीं है तो फिर बातचीत के मायने कोई नहीं है, और बातचीत के कोई मायने नहीं है तो फिर उसका ऑल्टरनेटिव क्या है? तो ऐसा लग रहा है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एक बार फिर से तनाव
देखने को मिलेगा दोनों देशों के बीच। और ऐसे में इस समय जब चाइना का एक विस्तारवाद का एजेंडा पूरी तरह से नजर आ रहा है और भारत एक तरीके से, और जो अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो एससीओ हो, चाहे क्वाड हो, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए भारत अपना रोड मैप बना रहा है कि चाइना को काउंटर किया जाए डिप्लोमेटिकली, स्ट्रैटेजिकली। तो क्या वो चीजें फेल हो रही हैं? क्या चाइना पर उसका कोई असर नहीं है? ये सारे बड़े सवाल हैं। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि भारत चाइना को डील करने में बिल्कुल असफल रहा है। और अगर हम पूर्वी लद्दाख की बात करें तो जो भी हादसा हुआ है पिछले साल गलवान वैली में, उसके बाद से लेकर अब तक कोई भी नतीजे पर हम नहीं पहुंचे हैं और ज्यों का त्यों चीजें बनी हुई हैं। उल्टा मैं कहूंगी कि चीजों का कोई असर नहीं हुआ है और फिर वापस जो एक तनावपूर्ण सिचुएशन है उसकी ओर हम आगे बढ़ गए हैं। तो सुनिए सच की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। आप देखते रहिएगा सुनिए सच और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।